वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट एनालिसिस का कंपैरिजन कर लिया था एंड वी हैव डन सम बेसिक फॉर्मूलाज आल्सो। तो आज जो है हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके एनालिसिस के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। आपका पहला मेथड है एग्जैक्ट मेथड और दूसरा है अप्रोक्सीमेट मेथड। हम ये दोनों ही मेथड डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्ट मेथड आपका क्या मेथड है, इसमें क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स हैं एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इट इज एक्यूरेट मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन स्ट्रक्चरल मेंबर्स। ठीक है, और द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस रिक्वायर्ड है और मटेरियल की प्रॉपर्टी हमको चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जैक्ट मेथड। अब along with this, one more method we will discuss, that is approximate method. तो अप्रोक्सीमेट मेथड में जैसे कि ये बताया कि लार्ज फ्रेम्स के लिए यूज होता है। जैसे लार्ज फ्रेम्स का मतलब हो गया कि आपके पास आजकल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो अगर 20 फ्लोर्स हो गए, 25 फ्लोर्स हो गए, तो इसके एक एक मेंबर की एनालिसिस आप कैसे करोगे? दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और उस केस में आपका डीएस एंड डीके की वैल्यू बहुत हाई होगी। तो ये कब यूज होगा अप्रोक्सीमेट मेथड? तब जब आपका डीएस एंड डीके की वैल्यू बहुत ही हाई होंगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, इट इज यूज टू एनालाइज द लार्ज फ्रेम्स फॉर विच डीएस एंड डीके आर हायर and to estimate expected dimensions of structural members, this method can be used. तो हम ना इससे क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट मेथड नहीं निकलते हैं आपके, लाइक प्रोबेबल एंड एक्सपेक्टेड जो भी वैल्यूज हैं क्लोज टू एग्जैक्ट निकल के आएंगी, बट नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, तो अभी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन है कि इन दिस मेथड द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिटरमिनेट स्ट्रक्चर अंडर द सर्टेन assumption and then using the equilibrium equation we can determine the structure। ठीक, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब देखो 20-25 फ्लोर का अगर कोई बिल्डिंग हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो इंडिटरमिनेट ही होगा। आप क्या करोगे, कुछ मेथड यूज करोगे उस इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर क्या करोगे, अब जब वो डिटर्मिनेट में कन्वर्ट हो गया, इट विल बी इजीली सॉल्वेबल। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मेथड। अब इनके जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ अभी, तो अगर मैं देखूँ टाइप्स ऑफ एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, यहाँ कितने टाइप्स हैं। एक तो आपका है फोर्स मेथड एंड दूसरा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं कि आपके पास अप्रॉक्स मेथड कौन कौन से हैं, तो आपके पास अप्रॉक्स मेथड में एक है, आप कर सकते हो कैंटिलीवर मेथड की हेल्प से। ठीक, और आपके पास पोर्टल फ्रेम मेथड है। बेसिक यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रिंसिपल कि आपको इंडिटरमिनेट को डिटरमिनेट में चेंज करना है और फिर आपको अपने मेथड्स लगा देने हैं। ये कैंटिलीवर और पोर्टल में यही काम करोगे। थर्ड है आपका वेक्टर मेथड। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, सिर्फ कैंटिलीवर एंड पोर्टल फ्रेम मेथड ही पढ़ेंगे जो कि आपके ईएससी में यूज हो सकता है। फैक्टर मेथड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे
आपकी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, एंड क्या था, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन थे, ये सब की भी जरूरत नहीं है। अब जब आप कुछ ना कुछ लगा के अब आप उसको डिटर्मिनेंट बना ही दे रहे हो, तो डिटर्मिनेंट में क्या जरूरत है आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज की एंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की? तो इसलिए दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। मैं कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप समझ जाना है, दिस इज रिक्वायर्ड। इस तरह से मैंने डायमेंशन के लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, क्रॉस सेक्शन के लिए इस तरह से, तो आप थोड़ा बहुत कंपेटेबल हो जाना मेरे उसके भी। तो ये हुआ। अब आपके पास, ठीक है, एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे तो हम एग्जैक्ट मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले। एग्जैक्ट मेथड में हमारे पास है फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, दोनों में डिफरेंस देखते हैं अभी। मैं देख रही हूँ फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलो, तो सबसे पहला आपका डिफरेंस क्या होगा फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में? आप क्या करोगे, फोर्स मेथड में आपके एक्सटर्नल रिएक्शन एंड मेंबर फोर्सेस वो अननोन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं आपका एक्सटर्नल रिएक्शन एंड जो आपके मेंबर फोर्सेस हैं आर दी अननोन इन दिस मेथड, जबकि आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, इस केस में आपके डिस्प्लेसमेंट्स अननोन होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा होता है और थीटा होता है। ये डेल्टा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये डेल्टा और थीटा आपके डिस्प्लेसमेंट हुए। तो दीज आर डेल्टा एंड थीटा एट दी given joint of a structure are unknown। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, इस केस में आपके फोर्सेस अननोन है, एक्सटर्नल रिएक्शन एंड मेंबर फोर्सेस, इस केस में आपके डिस्प्लेसमेंट अननोन है, डेल्टा एंड थीटा। और अगर हम सेकंड डिफरेंस देखें, तो आप ये लिख सकते हो कि योर दी नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब जब डिटर्मिनेट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो आपको कंपैटिबिलिटी की जरूरत है ही है। तो जो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आती है फोर्स मेथड में, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अननोन किसके इक्वल होंगे, एंड वी कैन से नंबर ऑफ अननोन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। डी एस। तो अब देखो क्या बोला हमने कि जो भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम इस केस में बनाने वाले हैं वो कितनी बनेंगी, जितने आपके पास अननोन होंगे।
और कितने अननोन्स होंगे? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर, ठीक है, डीएस। तो यहाँ बेसिक फंडा आपका क्या हुआ? डीएस रिक्वायर्ड है और फोर्सेस एंड अननोन जो है आपके एक्सटर्नल रिएक्शन, वो आपके अननोन्स होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर मैं सेकंड लिखूं तो इस केस में क्या होगा? अननोन्स क्या होंगे? वो तो आपके डेल्टा एन थीटा ही है। तो ये अननोन किसके बराबर होंगे? अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात थी तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात आएगी। तो दीज आर इक्वल टू काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। क्या? डी के, या फिर आप क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीओएफ। तो ये बात हो गई। थर्ड बात हमारी है कि आप इस मेथड को कब यूज करोगे। अब देखो, आपने दो तरह से इंडिटरमिनेसी निकालना सीखा, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक। तो ये मेथड आप कब यूज करोगे? तो आप लिखोगे कि सुटेबल व्हेन आपका डीएस इज लेस देन डी के हो। ओके, क्या कहने का क्या मतलब है? डीएस कम होगा और डी के ज्यादा होगा। डीएस कम होगा तो मतलब आपके अननोन्स कम होंगे, क्योंकि अननोन्स भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर है। अननोन्स कम होंगे तो आपको उतनी ही कम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कम है तो आपका टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में। अगर आप डीके ले लेते हो, ठीक, डीके बड़ा है और उस केस में आप फोर्स मेथड लगाओगे तो आपका क्या होगा? इंडिटरमिनेसी ज्यादा है, अननोन इक्वेशंस भी आपके बढ़ के आ जाएंगे और सॉल्व में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो तभी आप यूज करोगे जब आपका डीएस जो है इज लेस देन डीके हो। सिमिलरली आप डिस्प्लेसमेंट मेथड कब यूज करोगे? तो सुटेबल व्हेन डीके लेस देन डीएस, है कि नहीं? एकदम उल्टा डिस्प्लेसमेंट मेथड में। अब जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ मैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल है आपके पास कुछ इस तरह से बीम है। ये हुआ आपका हिंज हो गया, मान लो यहाँ रोलर हो गया, यहाँ रोलर हो गया। ये आपने लगाया यहाँ पे यूडीएल और यहाँ पे लग रहा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब इस केस में अगर आप बताओ तो आपका डीएस और डीसी कितना निकल के आएगा? इस केस में आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल के आएगी 1, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकल के आएगी 3। सॉल्व करके देखना, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर मैंने कितनी बार कराया हुआ है। तो अब मैं एक एक करके नहीं समझाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी डायरेक्ट क्या आएगा, आप खुद देखना। डीएस लेस देन डी के आ रहा है तो आप इसमें ये, तो आपका क्या हुआ कि फोर्स मेथड सुटेबल है। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे आपका, अब आपको डेफिनेटली यहाँ दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस तो ज्यादा ही आने वाले हैं, है ना? इस तरह से है ये, ठीक है, लोडिंग ऐसे लगी है। इस केस में आपका डी के 1 आ रहा है और डी एस जो है वो 3 आ रहा है। तो आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करोगे। तो ये होता है आपका, 4 पॉइंट्स हुए अभी कंपैरिजन के, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि टोटल कंपैरिजन क्या है। अब देख लेते हैं आपके मेथड क्या क्या है, कितने मेथड्स हैं आपके पास। तो देखो आपके पास जो सबसे फर्स्ट मेथड हम यहाँ देखेंगे, एक तो हम देखेंगे कैस्टिग्लियानो मेथड।
और हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। एक है हमारे पास मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। एक है आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। ये आप मेथड्स के नेम भी याद रखना, ये आपको एसएससी और यूएसपी में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लाइक कौन से मेथड जो है फोर्स मेथड है और कौन से मेथड है वो आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड है। मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। तो आप मेथड्स के नेम याद रख लेना, भले ही अगर आप डीपली ना पढ़ना चाहो तो, इन केस ऑफ एसएससी एग्जाम। तो अगर आपके पास नेक्स्ट हुआ आपका थ्री मोमेंट मेथड। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम एनालॉजी। ये सब नाम है, सारे तो नहीं डिस्कस कराऊंगी, कुछ जो है इम्पोर्टेंट नहीं है उनको छोड़ के बाकी सब हम डिस्कस करेंगे। सेवेंथ आपका वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं इसको, वर्चुअल वर्क मेथड। और इसी का दूसरा नाम है आपका यूनिट लोड मेथड। लास्ट मेथड आप देखते हो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो यहाँ टोटल 8 मेथड्स हुए। और आप डिस्प्लेसमेंट मेथड में अगर देखो तो आपका एक है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको एमडीएम भी शॉर्ट में बोलते हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आप क्या बोलोगे इसको, एमडीएम। इसका इसके कई नाम भी हैं, ठीक है। एक नाम आपका है इसका हार्डी क्रॉस मेथड, और एक और नाम से हम इसको जानते हैं, दैट इज मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। एंड एक मेथड है आपका कानीज मेथड। एंड एक और मेथड है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। एंड लास्ट आप पढ़ोगे इसमें किसमें, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये सब मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कानीज मेथड में नहीं डिस्कस करवाऊंगी क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बाकी सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी हम जो फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, मैं यहाँ 1 से लेकर 7 तक मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये जो 8वां है, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट मेथड में मैं 1 से 3 तक तो आपको कराऊंगी। ये जो चौथा और 8वां है, यहाँ स्टिफनेस मैट्रिक्स है या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, दोनों रिलेटेड है। तो इसका एक अलग चैप्टर बना के फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड दोनों को एक ही चैप्टर में रख के हम लोग चैप्टर 3 में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है आपका टोटल जितने मेथड्स हैं जो हम अभी चैप्टर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो अभी आप हम क्या देख रहे हैं, हम इंडिटरमिनेट मेथड्स की एनालिसिस देख रहे हैं। तो कब कैसे भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि भाई इंडिटरमिनेट के लिए, अब देखो मैंने इतना सारे मेथड्स लिखवा दिया आपको, अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्यों ना स्ट्रक्चर सिंपली डिटरमिनेट बना ले मैम, हम इंडिटरमिनेट क्यों बना रहे हैं उनको, हमको क्या जरूरत है इंडिटरमिनेट बनाने की, फालतू में इतने लोड्स आ रहे हैं उस पे, रिएक्शंस एक्स्ट्रा बढ़ जा रही हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इसको इंडिटरमिनेट किसी भी स्ट्रक्चर को इंडिटरमिनेट बनाने से फायदा क्या हो जा रहा है,
ये आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए ना। डिटर्मिनेंट से आराम से इजीली सॉल्व हो रहा है, फिर भी हमको इनडिटर्मिनेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों बना दे रहे हैं? क्यों फिक्स कर रहे हैं हम सारे उसके जो भी सपोर्ट्स हैं? हम मोमेंट एक को हिंज कर दे, एक को रोलर कर दे, दोनों को हिंज कर दे, हम इजीली निकाल लेंगे। क्यों फिक्स कर रहे हैं? तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा देती हूँ। क्यों हमको इतने सारे मेथड्स पढ़ने की जरूरत है? इससे आपका क्या फायदा होगा? इससे आपका ये फायदा होगा कि मान लो आपके पास स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी मैं बना रही हूँ। ये है आपका हिंज, ये है आपका रोलर, ये है आपका फिक्स्ड, ये है आपका फिक्स्ड। लग रहा है यहाँ पे यूडीएल। सिमिलरली यहाँ पे हम भी लगा रहे हैं यूडीएल। चलो, अब मैंने क्या किया? देखने से पता चल रहा है मुझे क्या है कि ये डिटर्मिनेट है ना, और ये इनडिटर्मिनेट है। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या किया? मैंने सिंपल था, सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शन है आपके मेंबर का, सेम लोड लग रहा है वहां पे। आपने फिक्स जो सपोर्ट थे उसको, एक को हिंज और एक को रोलर कर दिया, और सिमिलरली सेम लोड, सेम क्रॉस सेक्शन, हर सब कुछ सेम। उसके लिए बस आपने सपोर्ट्स को फिक्स करके इसको स्ट्रक्चर को इंडिटरमिनेट बना दिया। तो आप क्या देखते हो? जब भी आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होता है, तो अगर आपको हल्का सा भी याद हो, तो आपका मैक्सिमम मूवमेंट क्या आता था? For simply supported beam, if UDL is applied, so we were getting a parabolic ये आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता था पैराबोलिक। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? आपकी आती थी WL² by 8। ठीक है, और ये बनता था आपका पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कि ये सैगिंग होगी इसकी। ठीक है ना? क्या होगा? अब ये लोड लग रहा है, ये इस तरह से सैग करेगा, तो पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब होता है सैगिंग। ठीक है। अब तो आप क्या बोल रहे हो? आपका जो मैक्सिमम मूवमेंट आता था वो आ रहा है, मैं लिखती थी एम मैक्स। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका? WL² by 8। और डिफ्लेक्शन कितना आता है? सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल लग रहा हो उसके हिसाब से आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आता है 5/384 WL²WL⁴/EI। अब देखो, इसको हटाती हूँ। अब आप अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओगे ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, तो आप क्या देखते हो? ये अभी हम पढ़ेंगे सर। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट आपके आते हैं WL²/12। अगर आपके दोनों एंड फिक्स्ड हो तो आपका, और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपके हमेशा नेगेटिव होते हैं। अभी बस ज्यादा मतलब डिटेल में मत जाओ, बस ये देखो इसका जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है। बन रहा है पैराबोलिक, बट ये आया आपका WL²/12, WL²/12, एंड ये है आपका नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव है। और पॉजिटिव में आपका यहाँ सेंटर पे आ रहा है WL² अपॉन 24। दिस इज 24, राइट? तो आपका मैक्सिमम मोमेंट क्या हो रहा है? कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ? आपका मैक्सिमम मोमेंट आपका हुआ WL²/12। ये बड़ा हुआ ना? ठीक है। और आपका डिफ्लेक्शन इस केस में क्या मिलता है? 1/5 of 5/384 WL⁴/EI। अच्छा, अब देखो, ये जो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, मैंने आपको जब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ प्री डिफाइंड केसेस बताए थे। उसमें मैंने बताया था बोथ एंड फिक्स्ड पे
अगर यूडीएल लग रहा हो तो आपका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो 1/5 हो जाता है आपका सिंपली सपोर्टेड विद द सेम टाइप ऑफ लोड। ठीक है ना? अब मैंने ये लिख दिया कि मैक्सिमम आपकी जो है मोमेंट निकल के आई WL²/12। अब इससे मतलब क्या बन रहा है? इससे मतलब ये बन रहा है, अब अगर आप ये देखो मैक्सिमम मोमेंट क्या है WL²/8। इसका मतलब डब्ल्यू आप ये बताओ WL²/8 ज्यादा होगा या WL²/12 ज्यादा होगा? बाय 8 ज्यादा होगा ना? तो आप क्या देख रहे हो? आपका WL²/8 ज्यादा है WL²/12 से। और आप यहाँ क्या देख रहे हो? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आपका स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन यहाँ पे 5/384 आ रहा है। यहाँ डिफ्लेक्शन आपका 1/5 हो गया। इससे 1/5 मतलब 5 टाइम्स कम है डिफ्लेक्शन। अब आप क्या देख रहे हैं? मोमेंट भी कम है आपका इंडिटरमिनेट में और आपका डिफ्लेक्शन भी कम है। यही तो आप किसी भी स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी के लिए चाहोगे कि आपका स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट कम हो, उससे जो रिजल्टिंग मूवमेंट है वो कम लगे, तभी तो आपका स्ट्रक्चर मोर स्टेबल और भी ज्यादा दिनों तक चल पाएगा। सो फॉर मेकिंग दैट वी आर मेकिंग स्ट्रक्चर्स इनडिटरमिनेट, क्योंकि हमने पहले भी देख चुका है, हम फॉर्मूलाज मैंने लिखवा चुके हैं ऑलरेडी। और अभी उसका एप्लीकेशन आप यहाँ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, डिफ्लेक्शन कम है स्ट्रक्चर का। अगर ये डिफ्लेक्ट इतना करेगा तो ये आपका इतना ही रिफ्लेक्ट करेगा 1/5। ठीक है ना? तो ये है आपका बेसिक रूल, बेसिक प्रिंसिपल कि आप इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हो ओवर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर टू मेक। भले कॉम्प्लिकेशन इक्वेशन उसकी कॉम्प्लिकेट हो जाए, ठीक है, भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे एनालिसिस करने में, बट आपको क्या हो रहा है? आपको डिफ्लेक्शन तो कम मिल रहा है ना, आपको मोमेंट तो कम मिल रहा है ना। यही तो आप चाहोगे एज ए गुड सिविल इंजीनियर। और आपके पास आजकल कई सारे मेथड्स हैं, आप कंप्यूटराइज्ड हो गया है हर चीज। आपसे वैल्यूज डालो, आप कंप्यूटर की हेल्प से निकाल सकते हो। तो आप डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट ही यूज करो, क्योंकि आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। यू हैव योर प्रीडिफाइंड प्रोग्राम्स इन प्रीडिफाइंड प्रोग्राम्स, एप्स हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर हैं, आप इजीली कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को चूज करोगे ओवर डिटरमिनेट। So this is the first basic lecture. अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सीधे मेथड्स डिस्कस करेंगे। अब आई होप इसके बाद आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा माइंड में कि हम डिटरमिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इनडिटरमिनेट के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका इनडिटरमिनेट का एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।